तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में ज़बरदस्त तरीके से भिड़े होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का इस वीडियो में हम आपको ख़त्म करने वाले हैं विलियन चैप्टर। विलियन चैप्टर को बिल्कुल नस्तो नाबूद करने वाले हैं। आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको लिखने का ज़रूरत इसका बिल्कुल भी नहीं है। एक बात मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ, देखिए पूरा हमने लिखा हुआ है सभी चैप्टर का, केमिस्ट्री का जितना चैप्टर है सब हमने पहले लिख लिया अच्छे तरीके से। वो पॉइंट दिया है जो पॉइंट आपके एग्जाम में काम आएगा। अभी चीज़ें बहुत सारी है, जैसे न्यूमेरिकल भी है, तो न्यूमेरिकल पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, वो आपके एग्जाम में जल्दी अभी नहीं करता। तो फालतू खाली पेज बढ़ाना कोई मतलब नहीं बनता है। मैंने पहले ही बोल दिया है, आज के ज़माने में अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, तो आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा, ना कि हार्ड तरीके से। जैसे मान चलिए हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया आपको पढ़ाना, तो आप क्या करेंगे, वीडियो रोकेंगे, इसको लिखेंगे। ये नहीं करना है। सिंपल आप क्या कीजिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे को अच्छा भी लगेगा, बहुत सारे बच्चे को खराब भी लगेगा। तो आपको पसंद आए तो वो चीज़ सुनना आप। देखिए ये नोट्स है, अगर आप इस नोट्स को लेना चाहते हैं तो 99 रुपीज़ आपको दिए गए फ़ोन पे नंबर पर भेज के स्क्रीनशॉट भेजना, आपको नोट्स दे दिया जाएगा। अब मैं बताता हूँ मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ। देखिए इससे बहुत फ़ायदा ये है, मैं सिर्फ यहाँ आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। अब समझाऊंगा और अगर आप लिखेंगे भी तो वो आपका टाइम जो है, जैसे मान चलिए ये क्लास 1 घंटे में ख़त्म करेंगे तो आपका टाइम 3 घंटे 4 घंटे भी लग सकता है। तो आपका समय केमिस्ट्री में ही निकल जाएगा और सब्जेक्ट पर कब ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको आप ले लीजिए नोट्स, ठीक है ना। आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। समझा मैं आपको अच्छे से रहा हूँ, बस आपको रिवीजन कर लेना है मोबाइल में जो आपको पीडीएफ भेजूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट कर दे। इसको अच्छा लगेगा तो वो ले लेना, ठीक है ना। चलिए, तो चैप्टर का नाम क्या आपका विलियन है। तो विलियन बच्चों समझते हैं अच्छे तरीके से क्या होता है आपका विलियन। देखिए विलियन नाम आप जो है बहुत पहले सुने होंगे। विलियन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन, सिंपल घोल, समझ रहे ना। तो विलियन का परिभाषा पहले समझते हैं। दो या दो से अधिक समअंगी मिश्रण को क्या कहते हैं बच्चों, विलियन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए विलियन कितने घटक से मिलकर बना होता है, विलियन कितने चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो ध्यान रखिएगा, विलियन आपका 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन है, पहला आपका विलायक है, दूसरा विलय है। तो ये बात एकदम ध्यान में माइंड में फिट कर लेना है कि विलियन का जब भी बात आए, अभी हम बहुत सारा प्रकार विलियन का देखेंगे, तो हम इतना समझ जाना है कि जैसे विलियन का बात कहीं भी आया तो आपके माइंड में 2 चीज़ें खटकना चाहिए। वो कौन कौन 2 चीज़ें हैं, एक आपका विलायक, एक आपका विलय। अब हम समझते हैं कि विलायक क्या होता है और विलय क्या होता है। देखिए विलायक जोड़ विलय बराबर विलियन, पहले ही बोल दिया ना, क्योंकि विलियन में क्या होता है, 2 चीज़ें होता है, एक विलायक एक विलय, तो ये दोनों आपका विलियन हो गया। अब विलायक किसे कहेंगे, देखिए विलियन में जो अधिक मात्रा में होगा, विलियन में जो अधिक मात्रा में होगा उसे विलायक कहेंगे, और जो कम मात्रा में होगा उसे हम क्या कहेंगे, विलय कहेंगे। जैसे बच्चों बात करते हैं चीनी और पानी में, चीनी और पानी में जब मिला के शरबत बनाएंगे तो कौन ज़्यादा होता है, आप बोलेंगे सर वो तो पानी ज़्यादा होता है। तो पानी ज़्यादा होता है तो पानी आपका क्या हो गया, विलायक हो गया। कम कौन होगा, चीनी आपका कम होता है तो चीनी आपका क्या विलय हो गया, समझ रहे ना। तो विलायक विलय आप अच्छे से समझ चुके हैं, सब चीज़ में इसने लिखा हुआ अच्छे तरीके से। अब हम आगे के पॉइंट पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। देखिए अब पढ़ते हैं विलियन के प्रकार। विलियन के कौन कौन से प्रकार हैं, देखिए तनु विलियन है, सांद्र विलियन है, संतृप्त विलियन है, असंतृप्त विलियन है, अति संतृप्त विलियन है। तो ये सभी क्या है, विलियन के प्रकार। देख रहे हैं हमने कितना अच्छे तरीके से लिखा था कि आपको एकदम रिवीजन करने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अब पहले समझते हैं कि तनु विलियन क्या होता है। तनु विलियन का मतलब क्या होता है, वैसे विलियन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम हो, उसे तनु विलियन कहते हैं। अब आप हमसे ये नहीं पूछोगे कि सर विलायक क्या होता है, विलय क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। विलायक माने जो विलियन में ज़्यादा मात्रा में हो, विलय माने जो विलियन में कम मात्रा में हो, ठीक है ना। तो तनु विलियन क्या होगा, जैसे विलियन में विलय की पदार्थ की मात्रा कम हो, जिसमें आपको समझाना चाहता हूँ, इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। प्यारे साथियों समझते हैं तनु विलियन क्या होता है। जैसे देखिए 2 बर्तन हमारे पास हैं, एक बर्तन में हम इतना पानी ले लेते हैं, ये आपका क्या पानी है, एक बर्तन में इतना पानी ले लिए और इसमें भी हम इतना ही पानी ले लेते हैं, यानी कि दोनों बर्तन में पानी की मात्रा क्या आपका है, बराबर है। अब क्या करते हैं, इसमें हम 1 चम्मच चीनी डालते हैं, कितना चम्मच, 1 चम्मच चीनी डालते हैं, और इसमें डालते हैं 2 चम्मच चीनी। तो किसमें कम डाले हैं, इसमें कम डाले हैं। तो जिसमें कम डाले हैं ना, तो वही विलियन, ये विलियन जो पूरा बनेगा इसमें, ये आपका क्या बनेगा, तनु विलियन बनेगा। और ये आपका क्या बनेगा, सांद्र विलियन, क्योंकि इसमें चीनी क्या था आपका, ज़्यादा था। अब चीनी के बदले नमक भी डाल सकते हैं, ग्लूकोज भी डाल सकते हैं, कुछ भी डालिए, है ना। बस जिसमें कम मात्रा में विलय होगा वही आपका क्या होगा, तनु विलियन। समझ गए ना, तनु समझ गए। अब समझते हैं सांद्र। सांद्र क्या है, जिसमें विलय का मात्रा ज़्यादा होगा वो सांद्र होगा। तो समझ गए, तनु सांद्र आप दोनों अच्छे से समझ चुके हैं। अब ये वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे विलियन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम हो, यानी विलायक ज़्यादा होगा विलय कम होगा, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे कहेंगे तनु विलियन, ठीक है ना।
अब समझते हैं सौंद्र विलयन क्या होता है। देखिए सौंद्र विलयन अभी बतवे किए, जिसमें क्या होगा वैसे विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे सौंद्र विलयन कहते हैं। जैसे हमने आपको बता ही दिया कि दो बर्तन लिए, दोनों एक बर्तन में 1 चम्मच चीनी डाले और दूसरे बर्तन में 2 चम्मच चीनी डाले, तो 2 चम्मच चीनी वाला आपका क्या हो जाएगा वो सौंद्र। सौंद्र का मतलब गाढ़ा, सौंद्र का मतलब क्या होता है गाढ़ा, और तनु का मतलब पतला, समझ रहे हैं ना। चलिए अब समझते हैं संतृप्त विलयन आपका क्या होता है। देखिए संतृप्त का मतलब जानते हैं क्या होता है। संतृप्त का मतलब होता है पेट भरना। क्या होता है, पेट भरना होता है। जैसे होता है ना भोज में खाते हैं, अरे यार हम तो संतृप्त हो चुके हैं, अब हम नहीं खा सकते, मतलब हमारा पेट भर चुका है, तो विलय इतना डालेंगे कि अब उसमें घुल नहीं सकता है। पर लेते हैं वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा ना घुल जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे समझिएगा आप यहाँ, जैसे फिर से हम क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं, क्या करते हैं फिर से बच्चों हम एक बर्तन लेते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं इतना पानी भर देते हैं, इतना पानी क्या भर देते हैं। अब इसमें हम इतना चीनी डालें, मान चलिए हम इसमें 5 चम्मच चीनी डाल दिए, कितना डाल दिए 5 चम्मच चीनी डाल दिए, 5 चम्मच इसमें क्या घोल दिया, घुल गया पूरा। अब छठा चम्मच जैसे डाल रहे हैं ना, छठा चम्मच घुल ही नहीं पा रहा है, छठा चम्मच क्या अब घुल ही नहीं पा रहा है, तो चीनी यहाँ पर क्या था, चीनी क्या था, विलय था। हमने बोला है ना जो विलयन में कम मात्रा में हो उसे विलय कहते हैं। तो छठा चम्मच अब इसमें नहीं घुल पा रहा, मतलब हम बोल सकते हैं कि विलयन आपका संतृप्त हो चुका है, विलयन का पेट भर चुका, अब ये और इतना चीनी नहीं खा सकता है। तो यही आपका क्या होता है बच्चों, संतृप्त विलयन होता है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। आगे का पॉइंट देखते हैं। तो वही हम परिभाषा इसमें लिखे हुए हैं, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने आपको सारा चीज़ बताई है। देखिए इसमें मैंने आपको नोट पॉइंट भी दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं कुछ नोट पॉइंट हमने लिखा है, ये लिखा RSU राज सर अंडरस्टैंडिंग, मतलब मेरा पॉइंट है ये, आप इसको ट्रिक समझिए। तनु मतलब क्या होता है, गाढ़ा कम, गाढ़ा का मतलब पानी ज़्यादा, सौंद्र का मतलब क्या होता है गाढ़ा ज़्यादा, और संतृप्त का मतलब क्या होता है पेट भरना। ये देखिए ये सब पॉइंट हमने अपने से लिखा है ताकि आप अपनी भाषा में चीज़ों को समझ चुकें, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम अब। चलिए अब हमारा पॉइंट क्या है, असंतृप्त विलयन। देखिए हमने ऊपर लिख दिया आपको नोट के लिए ताकि आप ये सब चीज़ बढ़िया समझ पाएँ। असंतृप्त का मतलब क्या था, पेट अभी भरा नहीं है। संतृप्त का मतलब क्या, पेट भर चुका, अब और ज़्यादा नहीं घुल सकता है, नहीं खा सकते हैं, और ठीक है ना। तो वही चीज़ इसमें डेफिनेशन देख लीजिए, वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सके उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे मान चलिए बताते हैं, ये हमारा क्या है एक बर्तन है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है एक बर्तन है, इसमें क्या किए 5 चम्मच चीनी घोले, क्या किए इसमें 5 चम्मच चीनी घोले, और छठा चम्मच घोले, छठो चम्मच घुस गया माने घुल गया, 7वां चम्मच घोले 7वां चम्मच में घुल गया इसमें, तो कहेंगे ये आपका असंतृप्त विलयन है, ये अभी इसका पेट भरा नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये समझ गए पॉइंट को। फिर बात करते हैं अति संतृप्त। देखिए संतृप्त का मतलब क्या है, पेट भरना, और अति का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा पेट इनका भर गया है। तो पढ़ते हैं, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक हो उसे क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। संतृप्त विलयन तो आप समझ ही गए हैं, जिसमें और अधिकतम विलय की मात्रा ना घुले, यानी कि संतृप्त विलयन से क्या होगा, इसकी मात्रा अधिक होगी, विलय की मात्रा, तो वो आपका क्या कहलाएगा बच्चों, अति संतृप्त विलयन कहलाएगा, ठीक है ना। अब कुछ देख लेते हैं विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना का तत्व। तो अब हमारा पॉइंट क्या है, विलयनों के सांद्रताओं को व्यक्त करना, मतलब विलयन का जो सांद्रता है उसको हम कैसे व्यक्त करें, यानी कि सांद्रता के पद आप इसको बोल सकते हैं ना। तो पहला क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत किसी विलयन का निकालना हो तो क्या करेंगे, क्या सूत्र होता है, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100, ये सब सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। फिर आयतन प्रतिशत बराबर होगा, तो आयतन बोलेगा तो यहाँ विलय का आयतन कर देना, यहाँ द्रव्यमान था तो विलय का द्रव्यमान कर दिए, नीचे भी द्रव्यमान कर दिए, यहाँ आयतन है तो ऊपर नीचे दोनों क्या देना है, आयतन, बस विलय विलयन को ध्यान में रखना है। तो विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुना 100, ठीक है ना। फिर आपका है द्रव्यमान आयतन परसेंट, मतलब ये दोनों अब मिल के, दोनों मिला के द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसको देखिए, द्रव्यमान हो गया वेट भार, और भी हो गया कि भी क्या हो गया, वॉल्यूम आयतन, तो वेट अपॉन आपका क्या हो गया वॉल्यूम। तो इसमें क्या होगा, द्रव्यमान ऊपर है, द्रव्यमान पहले है तो द्रव्यमान को ऊपर रखेंगे, आयतन नीचे है तो आयतन को नीचे रखेंगे। तो विलयन का द्रव्यमान, अब द्रव्यमान किस में मापेंगे, ग्राम में मापेंगे, ग्राम लिख दिया, बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किस में मापेंगे, मिलीलीटर में मापेंगे। यहाँ अगर केजी देंगे तो यहाँ आपको लीटर देना पड़ेगा, यहाँ ग्राम है तो ml है, अब गुना 100 कर देना। ये सभी सूत्र है। आप देखेंगे जो आपका सिरप होता है, कप सिरप से, उसके नीचे लिखा रहता है W/V इतना प्रतिशत लिखा रहता है ना। चलिए अब बात करते हैं ppm, क्या होता है ppm। ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर प्रति मिलियन। देखिए ppm का यूज कहाँ किया जाता है, बहुत छोटी पार्टिकल को काउंट करने के लिए, बहुत छोटे पार्टिकल को काउंट करने के लिए हम जो है ना उसको व्यक्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है ppm, ये भी सांद्रता के पद है।
तो इनका क्या होता है, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, और आपको गुना कर देना है 10⁻6 से। ये आपका क्या हो गया, ppm हो गया। समझ गए ना। तो इतना तक आप जो ये सांद्रता के पद था ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं। तो आगे आपका क्या है बच्चों, आगे आपका है मोल अंश या मोल भिन्न। इसको मोल प्रभाज भी आप बोल सकते हैं। क्या, मोल अंश या मोल भिन्न या मोल प्रभाज भी बोल सकते हैं। इसको x से सूचित करते हैं। किससे करते हैं, x से सूचित करते हैं। ठीक है ना। देखिए मोल अंश क्या होता है, यदि एक विलयन में दो अवयव a एवं b हो, जैसे मान लीजिए ये हमारा बर्तन है, इसमें विलयन है। ठीक है ना। विलयन में कौन कौन है, a है और b है। विलयन में कौन कौन है, a और b है। तो a और b क्या हो गया, दोनों विलय हो जाएगा। तो विलयन में कौन है, a और b है। a और b मिलकर विलयन बनाता है। तो हम अगर a का मोल अंश निकालना चाहे, किसका निकालना चाहे, a का मोल अंश निकालना चाहे तो क्या लिखेंगे, XA। a का x का मतलब क्या होता है, मोल अंश, और a का निकालना है तो XA बराबर Na बराबर हो गया आपका, Na का मतलब बच्चों आपका हो गया, वो हो गया आपका A के मोलों की संख्या। क्या हो गया, A के मोलों की संख्या, क्योंकि N का मतलब क्या है, यहाँ पर मोलों की संख्या है। N का मतलब क्या है, मोलों की संख्या है। तो A के मोलों की संख्या बटे Na प्लस N, यानी कि A और B के दोनों के मोलों की संख्या का जोड़। तो हमारा किसका मोल अंश निकल जाएगा, A का निकल जाएगा। फिर B का निकालेंगे तो B का मोल संख्या ऊपर रखेंगे और नीचे दोनों का योग कर देंगे। तो लिखे यहाँ पर देखिए, अब मोल संख्या कैसे निकालेंगे, मोल का सूत्र क्या होता है, भार बटे अनुभार होता है। क्या होता है, भार बटे अनुभार होता है। फिर विलयन में मोल विलयन में मोल अंश का योग 1 होता है। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा, जब दोनों को जोड़ेंगे ना, जब दोनों को जोड़ेंगे यानी कि विलयन में मोल अंश का योग है, जैसे कि एक कितना है, 1 है, 2 है, 2 विलय है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो उसका योग कितना आएगा, 1 आएगा। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है कि विलयन में मोल 3 भी घटक रहेगा फिर भी आपका 1 ही आएगा। ध्यान, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 घटक रहे, 4 घटक रहे, सब का जोड़ कितना आएगा बच्चों, 1 ही आएगा। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ देख लेते हैं अवयवों का मोल अंश। अवयवों का मोल अंश कैसे निकालेंगे, अवयव के मोलों की संख्या बटे कुल अवयव के कुल मोलों की संख्या। ये जो पॉइंट लिखा है ये कुछ भी नहीं है, बस यही वाला पॉइंट है। इसको बस हिंदी में लिख दिया गया है और इसको शॉर्ट रूप में लिखा गया है। अवयव के मोलों की संख्या किसका निकालना था, A का निकालना था, तो A के मोलों की संख्या दे दिए बटे कुल अवयव। कुल अवयव, अवयव बोल लीजिए, विलय बोल लीजिए, एक ही बात है। समझ गए ना। तो इतना तक आप अच्छे से समझ चुके हैं। आगे हम बढ़ते हैं। तो साथियों अब देखते हैं मोलरता के बारे में। ये भी आपका क्या है, सांद्रता के पद है। मोलरता क्या होता है, हमारे पास अगर 1 लीटर विलयन होगा, हमारे पास क्या होगा, 1 लीटर विलयन होगा, तो 1 लीटर विलयन में विलय का कितना मोल है वही आपका क्या कहलाता है, विलयन की मोलरता कहलाता है। और मोलरता को बड़ी एम से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, बड़ी एम से सूचित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। क्योंकि कह क्या रहा है, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में विलय का कितना मोल है वही विलयन की मोलरता कहलाती है। तो 1 लीटर विलयन में, तो 1 लीटर विलयन आपका हो गया, अब बटे विलय का मोल, यानी कि विलय के मोल, यानी कि विलय के मोल कितना है 1 लीटर विलयन में, वो आपका मोलरता कहलाता है। समझ गए ना बच्चों। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अगर आपका यहाँ पर लीटर में नहीं रहा, मिलीलीटर में दे देगा, तो सिंपल आपको 1000 से गुना कर देना। आपको पता है कि 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर लीटर में नहीं देगा, मिलीलीटर में देगा, तो 1000 से चुपचाप गुना कर दीजिएगा। तो ये आपका क्या था, मोलरता। एग्जाम में ये प्रश्न सीधा डेफिनेशन में पूछ देता है और ऑब्जेक्टिव में तो बहुत बार पूछता है। यहाँ तक ये पूछ देता है कि मोलरता को सूचित किससे करते हैं, तो बड़ी एम से करते हैं। ये बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मोललता। उसी तरह आपका है मोललता। मोललता क्या होता है, विलायक के 1 kg में, विलायक के 1 kg में, यहाँ पर देखिए मोलरता में क्या था, मोलरता में आपका था 1 लीटर में, मोलरता में क्या था आपका 1 लीटर में था। लेकिन आपका मोललता में क्या है कि विलायक है, यहाँ विलयन था। इस बात को ध्यान रखना है, बहुत बच्चे कन्फ्यूजन इसमें होते हैं। मोलरता में 1 लीटर विलयन था, यहाँ क्या था, विलायक के 1 kg ग्राम में, या 1 kg विलायक, जैसे आप बोल लीजिए एक ही बात है। विलायक के 1 kg में माने किलोग्राम में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। तो अब देखिए, इसे जो आपका है मोललता को छोटी एम से सूचित करते हैं। समझ गए ना। तो क्या हो जाएगा, एम बराबर विलय के मोल किसमें, विलायक का द्रव्यमान केजी में। समझ गए ना। अब मान चलिए यहाँ पर केजी ने दिया, ग्राम दे दिया, तो आपको 1000 से गुना कर देना, उसी तरह जैसे हम मोलरता में किए थे। समझ गए ना। तो इतना पॉइंट आप समझ चुके हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों अब देखते हैं ठोसों की द्रव में विलेयता, यानी कि ठोस जो है उनको द्रव में घोलेंगे। विलेयता का मतलब हो गया यहाँ पर घुलने की क्षमता, घुलनशीलता, जो आप बोल लीजिए। तो ठोस को घोलना है द्रव में। तो पढ़ते हैं, किसी विलायक के 100 ग्राम में,
किसी विलायक के 100 ग्राम में निश्चित ताप पर। अच्छा, ये सब मतलब समझते हैं आपके निश्चित ताप पर क्या होता है, निश्चित दाब पर क्या होता है। देखिए बच्चों, निश्चित ताप और निश्चित दाब अगर कह दिया ना तो समझ जाइएगा कि जो आप घर में रह रहे हैं या बाहर में रह रहे हैं, जो वर्तमान का टेम्परेचर है, जैसे कि अभी बात करें तो अभी टेम्परेचर वही होगा 38 डिग्री 39 डिग्री टेम्परेचर होगा। तो यही हमारा क्या हो गया, फिलहाल अभी निश्चित ताप हो गया। अगर उनसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या घट जाता है तो कहेंगे कि निश्चित ताप वो नहीं है। और दाब का मतलब क्या है कि जो भी आपका वायुमंडल का दाब है तो वो आपका क्या होता है, निश्चित ताप होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। समझ गए ना, तो आप ये समझ गए होंगे। तो किसी विलायक के 100 ग्राम में निश्चित ताप पर घुली हुई ठोस विलय की वह मात्रा जिससे संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाता है, उस मात्रा क्या कहते हैं, ठोस की विलेयता कहते हैं। समझ गए ना। अब बात करते हैं गैसों की द्रव में विलेयता। क्या है, गैसों की द्रव में विलेयता, यानी कि गैसों को घोलेंगे द्रव में। गैस को किस में घोलेंगे, द्रव में घोलेंगे। तो गैसों को द्रव में घोलने के लिए एक वैज्ञानिक ने नियम बताया है, जो वैज्ञानिक का नाम क्या था, हेनरी था। क्या था, हेनरी का। और इसीलिए इसको हेनरी का नियम भी कहते हैं। यानी कि गैस को हमें किस में घोलना है, ये घोलना आपका द्रव में घोलना है। तो देखिए, जैसे कि आप समझे होंगे, देखे होंगे कि जो आप स्प्राइट वगैरह पीते हैं, कोका कोला वगैरह पीते हैं, तो उसमें क्या है, पानी रहता है। और पानी में क्या होता है, पानी आपका क्या है, द्रव है, क्योंकि गैस को घोलना है द्रव में। पानी आपका द्रव है और उसमें देखते होंगे कि CO2 रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या है, गैस है। तो उसको, यानी कि गैस को पानी में घोला जाता है। और ये इतना आसान नहीं है घोलना, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के उसको जो है, यानी प्रेशर लगा के गैस को द्रव में घोला जाता है। इससे संबंधित नियम जो है हेनरी साहब ने बताया था। तो हेनरी का नियम क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। स्थिर ताप पर, अब स्थिर ताप मतलब क्या, फिक्स टेम्परेचर 38-39 जो भी टेम्परेचर है वही टेम्परेचर का बात हो रहा है, जो आपका वर्तमान टेम्परेचर है अभी। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की, यानी गैस को द्रव में घोलना है, विलेयता माने घोलना। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। मतलब गैस पर कितना दाब लगाया जा रहा है घुलने के लिए, उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। तो पढ़ लेते हैं, M समानुपाती B। M बच्चों क्या है, ये आपका है घुली गैस की मात्रा। हम जैसे CO2 गैस घोल रहे हैं, तो CO2 गैस घोल रहे हैं तो उसको वो उस पर दाब लगा के घोल रहे हैं। ऐसे नहीं घुलेगा गैस, CO2 पर क्या बहुत ज़्यादा दाब आपका लगा। जैसे मान लीजिए आपका जो थम्सअप का बोतल होता है, उसमें पहले पानी भर दिया, रंग मिला दिया, मिलाया, फिर उसमें क्या घोला जाता है, CO2 घोला जाता है। उसको टेस्ट लाने के लिए आप पीते हैं ना, स्प्राइट वगैरह पीते हैं तो टेस्ट कितना अच्छा लगता है, मज़ा वगैरह पीते हैं या जो भी पीते हैं टेस्ट अच्छा लगता है ना। काहे टेस्ट लगता है जानते हैं, काहे उसमें CO2 मात्रा को प्रेशर लगा के, प्रेशर देके घोला गया है। अगर CO2 नहीं देगा तो खाली मीठा पानी लगेगा, एक और अच्छा नहीं लगेगा। समझ रहे हैं ना। तो वही बात है, M समानुपाती P। M क्या आपका घुली गैस की मात्रा, कौन सी गैस घोल रहे हैं, CO2 गैस घोल रहे हैं। और P आपका क्या है, गैस पर लगाया गया दाब, माने P क्या हो गया, जो CO2 पर दाब लगा रहे हैं अंदर घुलने के लिए। समझ गए ना। और यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि समानुपाती जब हटाया जाता है तो कोई ना कोई स्थिरांक या नियतांक बोल दीजिए वो दिया जाता है साइंस में। तो M बराबर क्या हो गया, समानुपाती हटाए बराबर दिए और इसके बदले K दे दिए और P पहले से था, तो M बराबर KP। के आपका यहाँ पर है हेनरी नियतांक, हेनरी स्थिरांक जो बोल दीजिए आप। समझ गए ना। जितना आप समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, अब देखते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। मतलब हेनरी का नियम कहाँ कहाँ तक लागू होता है, कितना कहाँ लागू होता है, कहाँ लागू नहीं होता है, वो चीज़ें हम अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है ना। देखिए, हेनरी के नियम के लिए क्या सीमाएं हैं कि दाब अधिक ना हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा दाब आप ना लगाएं, नॉर्मल प्रेशर लगाएंगे, लेकिन प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा। बिना प्रेशर के गैस घुलने वाला नहीं है द्रव में, आपको हेनरी ने कहा था। तो ज़्यादा दाब नहीं लगाना चाहिए, अधिक दाब नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, ताप बहुत कम ना हो, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा ना होना चाहिए, स्थिर ताप होना चाहिए ना, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, ज़्यादा ताप नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, गैस विलायक में बहुत कम विलय हो। कहने का मतलब है गैस जो घुलना चाहिए हमारा विलायक में, विलायक का मतलब क्या हो गया, अभी बोल दिया है, जो विलयन में ज़्यादा मात्रा में हो उसे विलायक कहते हैं। तो गैस जो विलायक में घोल रहे हैं, जैसे CO2 घोल रहे हैं, तो CO2 आपका क्या है, बहुत ज़्यादा विलय नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा विलय नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का विलय होना चाहिए, जो कम घुल जाए, ज़्यादा नहीं घुलना चाहिए ना। ये आपका लिमिटेशन है हेनरी नियम का। फिर क्या आपका, गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। इस पॉइंट का कहने क्या मतलब होगा, जैसे मान लीजिए CO2 हम घोल रहे हैं, आपका द्रव में घोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि CO2 अभी बाहर में CO2 है और अंदर जब घोल दिए तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया या कुछ से कुछ और बन गया, ये नहीं होना चाहिए। आणविक अवस्था में उसके परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यही था आणविक अवस्था का मतलब। ठीक है ना। अब हेनरी के नियम का अनुप्रयोग देखते हैं।
तो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग समझते हैं, यानी कि हेनरी के नियम का क्या क्या यूज है। मैं आपको ऐसे इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आए, ठीक है। 2 मिनट लूंगा, फिर आपको वापस हम थ्योरी पर लेके जाएंगे। देखिए, पहला यूज तो इसका क्या है हेनरी के अनुप्रयोग का, कि सोडा वाटर जो होता है पीने वाला, चाहे स्प्राइट हो, है ना, थम्सअप हो, मजा हो, वो सब में टेस्ट आता है। तो टेस्ट कैसे आता है, उसमें CO2 गैस को जो है दाब लगा के, अधिक उच्च दाब लगा के ढक्कन को भरा जाता है, तभी उसमें टेस्ट आता है। अगर आप देखेंगे स्प्राइट खोलते हैं एकदम अचानक से एकदम धक-धका गैस निकलता है, तो वो क्या निकलता है, CO2 निकलता है। अब ढक्कन को खोल के स्प्राइट का आप 10 मिनट ऐसे खुला ढक्कन छोड़ दीजिए, उससे सारे CO2 जो है वाष्पित हो जाएगी, सारे CO2 उससे निकल जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, चिपचाप ठंडा पानी लगेगा आपको, एकदम बिल्कुल बेकार सा लगेगा आपको ना। ऐसा अगर आपने देखा होगा कि अगर आप ग्लास में स्प्राइट रख के नीचे रख दिए हैं, 10 मिनट नहीं पिए हैं उसको, तो उसका टेस्ट आपका बेकार हो जाता है, क्योंकि उससे CO2 निकल जाता है। CO2 के कारण ही स्वाद उसमें आता है। तो पहला यूज ये होगा कि सोडा वाटर में मिलाने में CO2 का यूज किया जाता है, बंद करके, मतलब ढक्कन को उच्च दाब पर बंद करके। दूसरा इसका यूज क्या है कि जब हम ऊंचे स्थानों पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, यानी कि जमीन से ऊपर जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब कम पड़ जाता है। अब अभी हेनरी का नियम क्या कहता है कि दाब कम रहेगा तो गैस कम घुलेगा। तो वायु ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो कम हो जाता है, तो हमारे रक्त वाहिनियों में, जो रक्त वाहिनी आपका होता है धमनी सिरा, उसमें क्या होता है कि गैसों की घुलनशीलता कम हो जाती है, क्योंकि दाब कम तो घुलेगा कम, क्योंकि दाब समानुपाती है घुले हुए गैस की मात्रा के। तो आपका ऑक्सीजन वगैरह जो है रक्त में आपका कम घुलने लगता है। ऑक्सीजन वगैरह क्या है, रक्त में कम घुलने लगता है, कहा है कि वायुमंडलीय दाब कम हो गया। अब ऑक्सीजन कम घुलेगा तो आपको क्या है, कमजोरी होने लगेगा, कमजोरी महसूस करेंगे, और उस प्रॉब्लम को कहते हैं एनोक्सिया बीमारी। आपकी सोचने की जो शक्ति है, एकदम आपका मन बिल्कुल बेकार हो जाएगा, सोचने की शक्ति आपकी खत्म हो जाएगी, उस समय सोच ही नहीं पाएंगे। उस बीमारी को कहते हैं एनोक्सिया। तो ये भी पॉइंट आप समझ गए। तीसरा पॉइंट समझते इसका कहाँ यूज है, जो आपका गोताखोर होता है समुद्र में, वो क्या करता है कि जब वो गोता लगाने जाता है, तो अपने पीठ में वो सिलेंडर बांध लेते हैं। क्या बांध लेते हैं, सिलेंडर बांधते हैं। उस सिलेंडर में नाइट्रोजन और आपका ऑक्सीजन गैस होता है। तो जब वो समुद्र में घुसा नहीं है, तो उस समय क्या है, उस पर कितना दाब लग रहा है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर दाब लग रहा है, ठीक है ना। तो मतलब सामान्य दाब है। अब जब वो समुद्र के नीचे जाएगा, तो वहाँ क्या है, वायुमंडलीय दाब भी लगेगा, प्लस में पानी का दाब भी लगेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि दाब उसके समुद्र के नीचे गहरे जाने पर दाब बढ़ जाएगा, और दाब जब बढ़ जाएगा तो बोले हैं दाब बढ़ेगा तो गैस की घुलनशीलता भी बढ़ेगी। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन था उसके सिलेंडर में, वो जो है बहुत ज्यादा उसके रक्त वाहिनियों में घुल जाएगा, समझ रहे। अब बहुत ज्यादा गैस घुल जाएगा तो उसको अच्छा लगेगा, बहुत सारे हमारा तो गैस बहुत ज्यादा घुल रहा है, बहुत अच्छा उसको लगेगा। लेकिन वही जब वो, क्योंकि समुद्र में गया है तो उसको बाहर भी आना है, तो जब वो बाहर आएगा समुद्र के किनारे सतह पर, तो वहां पर क्या है, दाब तो कम हो जाएगा। तो दाब जैसे कम हो जाएगा तो घुली हुई जो गैस की मात्रा है वो अचानक कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो कम, क्योंकि दाब कम हो गया है। तो जब गैस की मात्रा, मतलब दाब कम हो जाएगा, गैस की मात्रा जो घुली है वो कम हो जाएगी, तो अब उसमें क्या होगा, जो आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन घुले थे उसके गांठ बनने लगेंगे, आपका जो है बुलबुले बनने लगेंगे उसके रक्त वाहिनियों में। और उसको क्या होगा, बुलबुले बनने से बहुत जोड़ों का दर्द होगा शरीर में, इससे जान भी जा सकती है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो सिलेंडर था उसमें क्या करते हैं, हम हीलियम मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, हीलियम गैस मिलाते हैं। अब ये तीनों मिल गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हीलियम, ये तीनों मिलके जो है कम घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, ये कम घुलनशील होते हैं। तो ये आपका जो है, अब जैसे ही हम समुद्र के अंदर जाएंगे तो वहां भी दाब उतना ही लगेगा, और समुद्र के किनारे हैं तो वहां भी दाब उतना ही लगेगा। तो अंदर गए, घुस के फिर बाहर आए तो कोई फर्क हमको पड़ने वाला नहीं है, समझ गए ना। तो ये जो तीनों नियम था, ये आपका हेनरी का नियम यहाँ पर लागू होता है। आई होप ये समझ गए होंगे। थ्योरी की ओर देखते हैं। तो वही सब चीज़ हम लिखे हुए यहाँ पर हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। पहला क्या है, सोडा जल एवं शीतल जल, मतलब ठंडा जल जो होता है, पेय पदार्थों में CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। समझ गए ना, सब बोल ही दिया आपको हम। दूसरा यूज क्या है कि गोताखोरों द्वारा श्वास लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंक में हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु को भरा जाता है। मतलब नाइट्रोजन भी होता है, हीलियम भी होता है आपका, और आपका ऑक्सीजन भी होता है। हीलियम मिला देने से क्या होता है, तीनों गैस आपका कम घुलनशील हो जाता है। बता ही दिया आपको अच्छे तरीके से। फिर आपका क्या है, अधिक ऊंचाई पर जब जाते हैं अपने पृथ्वी से, तो क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई होता है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस घुलता कम है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब भी कम है, दाब कम तो घुलेगा कम। समझ गए ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना, हमको दिक्कत होता है।